गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हम लोग पढ़ रहे थे और 3 फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बोले तो एक्टिविटीज कह सकते हैं हम उसे, कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। बिल्कुल। फर्स्ट होता है बच्चों गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अगर हमें अपने अपने कस्टमर की या मार्केट की कहो आप अप्रोप्रिएटली, मार्केट की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा और उसे एनालाइज करना होगा। जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, एनालाइज की है, उसके बेस पे क्या करनी होगी? आपको मार्केटिंग प्लानिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? और जैसे आप मार्केटिंग प्लानिंग कर लोगे, माने ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीजें आप क्या कर लोगे? डिसाइड कर लोगे। देन अब क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट डिजाइन करना चालू करोगे और फिर डेवलप होगा। जैसे ही प्रोडक्ट डिजाइन हो गया और डेवलप भी हो गया प्रोडक्ट, तो अब ये चेक करेंगे कि जो हमने चाहा था वो हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब जैसा प्रोडक्ट हमारी इमेजिनेशन में था, एक्चुअली में वैसा प्रोडक्ट बन के आया या नहीं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे बच्चों दो ऑप्शन रहेंगे। या तो जो मेरा प्रोडक्ट बन के आया है वो वैसा ही बन के आया होगा जो मैंने चाहा था, जो हमने सोचा था, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आया है। हमने सोचा था कि हम ये क्वालिटी क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, वो ही क्वालिटी बन के आई है। एक लेवल सेट किया था हमने। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा प्रोडक्ट नहीं बना। यस और नो? लेकिन हम तो बहुत ज्यादा फॉर्म्ड है। फॉर्म्ड इन द सेंस कि हमने तो जो सोचा था वो ही प्रोडक्ट हम सर्व करेंगे अपने कस्टमर को। बिकॉज जो हमने सोचा था वो किसके अकॉर्डिंग सोचा था? कस्टमर के नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग ही हमने अपने प्रोडक्ट को क्या किया था? डेवलप किया था। ठीक है ना? तो जैसे कि मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूं कि एक तो हम अपने स्टैंडर्ड को क्या कर चुके होंगे? अचीव कर चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं किया होगा तो बच्चों इसी के साथ में कॉन्सेप्ट लिखा है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब सॉर्टिंग। हम अपने प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करेंगे, यानी कि उसका कैटेगराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैटेगराइजेशन। जो जो क्वांटिटी या जितनी यूनिट्स हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनेगी या बनी हुई होगी, उनको तो हम जो फर्स्ट में है ना, वो जो हमने चाहा था वैसे में निकालेंगे। बाकियों को हम क्या कर देंगे? ठीक है ना, उनकी कैटेगरी अलग बना देंगे और उनको उस प्राइस से, जिस जो हमने फर्स्ट के लिए क्या किया था, सेलेक्ट किया था, उससे कम प्राइस पे क्या करेंगे? इन्हें बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? कस्टमर को बता के, है ना, कि ये हमारी फर्स्ट क्वालिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, ये बराबर है, इसमें थोड़ी बहुत ये कमी है। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होती है। क्या होती है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पढ़ाना चालू करो। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस। भैया बहुत टिपिकल लिखा है। कुछ नहीं है टिपिकल, सुनो अभी आप। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना किसके अकॉर्डिंग? प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। प्री डिटरमाइंड जो हमने पहले से ही सेट करके रखी है, और स्पेसिफिकेशन मतलब कि ये क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, ये टाइप का प्रोड्यूस करेंगे, ये उसके अंदर फीचर होने चाहिए, उसका ये स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। यानी कि पहले से ही जो हमने स्पेसिफाई करके रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग अगर गुड्स हमारा बनता है तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। कहते हैं ना भाई ये स्टैंडर्ड गुड्स है हमारा। क्या है? स्टैंडर्ड गुड्स है, यानी कि जैसा हमने चाहा था ये वैसा ही बन के आया है। और हमने चाहा क्या था? जो आप चाहते हो। मतलब हमारी चाहत वो थी जो आपकी चाहत थी, और हमने अपनी चाहत के अकॉर्डिंग काम करा, अल्टीमेटली तुम्हारी चाहत के अकॉर्डिंग काम करा। तो ये सुनो, वो बोल रहे विच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों? एक तो हम यूनिफॉर्मिटी को अचीव कर सकते हैं एंड कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकते हैं। किसमें? आउटपुट में। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ। क्या सुबह सुबह नाटकबाजी करते हो? हाँ जी। अगर वेरी गुड।
हाँ, यानी कि एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, जितनी भी यूनिट्स बनेगी वो एक जैसी बनेगी, ठीक है ना। और कंसिस्टेंसी रहेगी, मतलब लगातार आप यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रोडक्शन करते रहेंगे। माने आज आपके पास कोई कस्टमर आया है और वो कोई प्रोडक्ट लेके गया है, उसे वो अच्छा लगा, तो अगर वो 2 साल बाद भी आएगा, है ना, ये जब भी रिपीट सेल वो क्या कराएगा करेगा, मतलब रिपीट परचेज करेगा और हमारी रिपीट सेल्स होगी, तो उसे वही टेस्ट मिलेगा जो, ये किसकी देन है, स्टैंडर्डाइजेशन की, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर, और अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते, अब जैसे मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, कल हम एक जगह गए, है ना, और हम 5-6 दोस्त थे, तो वही शाम को तो मिलना अगर होता है तो कहीं ना कहीं खाने पीने का जुगाड़ होता है, ठीक है। तो अब जहाँ पे हम गए, तो हमारे में से एक बंदा बोलने लगा, यार इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, कभी आते हैं तो कभी टेस्ट कुछ और होता है, कभी दूसरी बार आओ तो टेस्ट कुछ और ही होता है, इनकी कोई यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मैं यही चेक कर रहा था कि मेरे को कल यही पढ़ाना है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। उसके किचन में जाके देखा, तो किचन में जो बंदा होता है वो था ही नहीं, कोई तो दूसरा ही था। अब जब आप ऐसे स्टाफ बदलेंगे, ठीक है ना, तो टेस्ट तो हर बारी क्या होगा, अलग। लेकिन आप जो स्टैंडर्ड आउटलेट्स होते हैं ना, आप मैकडी में जाए, आप डोमिनोज में जाए, इनका कभी भी टेस्ट चेंज नहीं होगा। आप इवन किसी भी आउटलेट पे जाए, कभी भी जाए, इनका टेस्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इनकी पेटेंटेड रेसिपीज है पहले से ही, है ना, जो इन्होंने टेस्ट करके क्या की है, डेवलप की है, और वो हमेशा उसी रेसिपी को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो क्या हो जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, आप किसी भी आउटलेट पे जाओ, कभी भी जाओ, टेस्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्योंकि अगर ये भी ऐसा करने लगे ना, चलो ये तो जहाँ पे हम गए वो तो लोकल की बात थी, ठीक है ना, उन्हें वो या तो ऐसा मानते होंगे कि लोकल के कस्टमर पागल है, इन्हें कुछ पता नहीं है, या हमारा तो चल जाता है, उन्हें ऐसा होगा। लेकिन ये जो मल्टीनेशनल जाइंट्स है, ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो इन्होंने रेसिपी डेवलप की है वो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डेवलप की है, और ये इसे इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसे रेप्लिकेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर लूज कर देंगे। आज कस्टमर एक टेस्ट को देख करके दोबारा आया है, और तुमने वो टेस्ट ही चेंज कर दिया, तो फिर वो आएगा ही नहीं। यानी कि आपके प्रोडक्शन में ना तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी और ना ही कंसिस्टेंसी रहेगी, आप लगातार यूनिफॉर्म नहीं रह सकते। लेकिन अगर स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, तुमने पहले से स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं कि भाई कस्टमर को सर्व करने से पहले हम ये क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या करेंगे, चेक करेंगे। पुराना एग्जांपल एक बार मैंने आपको दिया था कि जो ये अंकल चिप्स वगैरह होते हैं, बाकी जितने भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, इनका प्रॉपर क्या होता है, एक कड़ा होता है, उससे क्या करते हैं, ये आलू का जो साइज होता है उसे मेजर करके तभी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वरना तो ऐसा होगा, लेट सपोज हमने 2 पैकेट लिए, है ना, दो 2 पैकेट अलग अलग बैच के थे, एक में तो हाँ, एक में तो साइज स्टैंडर्ड है और एक में सारा चूरा चूरा निकला। तो बाकी क्या होगा, जो अगर साथ में हम ऐसे खड़े होके 2 बंदे खा रहे हैं, तो बोले भाई मेरे में तो सही है, इसमें बेकार, तो कहीं ना कहीं जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की वो कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना क्या है, जरूरी है। बात समझ में आती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, बहुत आराम से यूनिफॉर्मिटी होती है, और कंसिस्टेंसी होती है। से यस और नो? हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन से आपके आउटपुट में यूनिफॉर्मिटी आती है, और कंसिस्टेंटली आप वो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड आपने सेट किए हैं तो। अगर आपने स्टैंडर्ड कोई सेट नहीं किए, तो उस केस में आप यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते, और आपका जो आउटपुट है, उसका जो टेस्ट है ना, या जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है, वो हमेशा क्या होएगी, चेंज होएगी, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब तुमने कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं कर रहे। इतनी बात समझ में आती है आपको? आगे, इट एंश्योर्स द बायर्स दैट गुड्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करके रखेंगे, तो इससे क्या पता रहेगा, इससे बायर भी ये मेक श्योर कर सकता है कि गुड्स क्या किसके रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहेंगे, एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन। मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। एक बार, मतलब ऐसे इमेजिनेशन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, रियल लाइफ का है नहीं अभी तक तो देता कोई, ठीक है ना।
एक बारी ऐसे मान लो कि हम अपने दोस्त के साथ गए और वो कौन सा मार्केट है उधर मेरठ में, कौन सी मार्केट है वो इधर ही, ए चल, हाँ लाल कुर्ती के आसपास वो है ना जो सबसे ज्यादा फेमस है, क्या नाम है उसका, बेगम, बेगम पुल, ठीक है हाँ बेगम पुल, है ना बेगम पुल। तो हाँ तो हम बेगम पुल पे लेट सपोज शर्ट खरीदने के लिए गए, ठीक है। तो शर्ट खरीद के ले आए, घर पे आके देखा किसी के उसके जो बटन्स है जो उल्टे सीधे लगे हुए हैं, स्टिचिंग उल्टी सीधी हुई हुई है, वहां पे चेक नहीं करी, लेके आ गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम गए एलन सोली के उसमें शोरूम में उसी दोस्त के साथ अपने, ठीक है ना, उसी को खरीदारी कराने के लिए गए थे। तो ऐसा इमेजिनेशन में चल रहा है सब कुछ, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब वो एलन सोली के शोरूम पे खड़े होके कह रहा भाई नमन देख एक काम करिए, इस बार पहले ही चेक कर लिए, ठीक है ना कहीं ऐसा ना हो कि बटन उल्टे सीधे लगे हुए हो और स्टिचिंग इसकी कहीं से छुटी हुई हो, कहीं उल्टी सीधी हुई है, धागे निकले हुए हो, है ना, देख उधर तूने देख पहली बार देख कहाँ से बेगमपुर से दिलाई थी ना वो शर्ट, भाई बहुत मुझे पता है पैसे के पैसे खर्च हो गए थे और बस वो काम में कुछ आई नहीं थी शर्ट। मैं कह रहा हूँ बे यार तू ये तो देखा कर कि खड़े कहाँ पे हैं हम, है ना, कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाएगा, कुछ तो अपनी बुद्धि का यूज किया कर कि कहाँ पे खड़े हैं हम। वो कहाँ से खरीदी थी हमने, तू फिलहाल कहाँ पे खड़ा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि हम जिस प्लेस पे खड़े हैं, है ना, वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनके, वो स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरेंगे तो ही वो क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ऐसा वो इतना बड़ी ब्रांड वैल्यू लेके बैठे हैं, है ना, और अगर वो भी ऐसा करने लगे बेगम पुल के जैसा, तो क्या आप कोई मतलब वो लोग जो ब्रांड के लिए पे करके आते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आते हैं उनके प्रोडक्ट के लिए, वो कभी पे ही नहीं करेंगे, फिर तो सब बेगम पुल पे ही नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात, या तुम्हारे बुढ़ाना की लोकल वो जो शनिवार में जो भर्ती है उसमें जाएंगे लोग, तो ये सुनो। तो देखो ये क्या कह रहा है, इट एंश्योर्स, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो इट एंश्योर्स द बायर, ये बायर को ये आश्वस्त करती है, ये विश्वास दिलाती है दैट गुड्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, कि गुड्स किसके हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, एंड रिड्यूसेस द नीड्स फॉर इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन, और किसकी किसकी नीड कम होगी, आपको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस गुड्स के इंस्पेक्शन की जरूरत या उसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे वो बोल रहे हैं ना भाई चेक कर लियो, अबे चूप जाना, अब वो उनका एलन सोली का बंदा पूछ रहा है, उनका उनके सेल्स आउटलेट का बंदा पूछ रहा है कि भाई साहब क्या कह रहे हैं ये, मैं कह रहा कुछ नहीं है पागल है, रहने दे तुम, इस पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, तुम कुछ और आर्टिकल्स दिखाओ, ये कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वापस से इसे कहाँ पे लेके जाएंगे, बेगम पुल पे लेके जाएंगे, तो बोले भाई इस बार चेक कर लिए, क्योंकि वहां का कोई ठिकाना नहीं है, वहां कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो फाइनली बोलता हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन अगर हम करते हैं तो इससे बायर बायर को ये एश्योरेंस मिलता है कि गुड्स स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही होगा, यहाँ पे कोई आपको ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं है। और इससे किसके चांसेस कम हो जाएंगे, इंस्पेक्शन, उसकी चेकिंग के चांसेस या इवैल्यूएशन आप बोलो, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज हमें पहले ही हमें पता है कि भाई यहाँ पे तो क्या मिलेंगे, स्टैंडर्ड। भाई देखो एक, जहाँ पे आपने जिस ब्रांड को यूज किया हुआ है, कई बार यूज किया हुआ है, और वो अगर कभी भी कुछ होता है तो पहले ही बता देते हैं, यस और नो, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप आंख बंद करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन जिसको जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पे ना ही कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, तो वहां पे तो आप आंख दो की भी क्या करके करके रखोगे, चार करके रखोगे कि भाई देख लेना, ठीक है ना, कहीं यहाँ पे ऐसा गड़बड़ हो जाती है, यस और नो। अच्छा, अब जो गुड्स हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं बने, जो हमने चाही थी, तो फिर उसे क्या करेंगे, हम सेग्रीगेट करेंगे उन गुड्स को, उन क्वालिटी को, उन बैच को क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं, आप देखना जिंदगी में छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट क्या करता है, ग्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। आप अभी चले जाओ वेजिटेबल मार्केट में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, तो इंसान पहले ही, है ना, बस चाहे नहीं भी हो, इधर अभी बाहर निकलना ना इधर से, अंकल दो चार यहाँ पे लगा के रखते हैं कुछ तो, ठीक है ना, तो उसी में से ही ग्रेडिंग करते हैं, जो 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 भी वो लाते हैं उसी में से वो ग्रेडिंग करते हैं, कुछ नहीं है, भले ही चाहे वो वही हो, लेकिन ग्रेडिंग करके रखता है इंसान, क्योंकि कस्टमर को से अट्रैक्ट करना, भाई देख ये ले ले, ये इतने ये 40 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है, फिर कस्टमर को सही लगता है, हम कोई ना लेंगे हल्के वाला, हम तो बढ़िया वाला लेंगे, हम क्यों ले 40 वाला, इसके 40 लगाओ आप इसके 40, ये सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है,
इसके ही 40 लगाओ, था तो एक्चुअल में वो 40 वाला, लेकिन ग्रेडिंग करके ही उसे क्या किया, मैनिपुलेट किया। क्या किया? क्योंकि कस्टमर ही बोलेगा इसी लगाओ ना 40 का, हम तो ये लेंगे अच्छे वाला, था वो भी वही वाला, लेकिन इंसान अपने अपने हिसाब से करता है। समझ में आ रही है बात? बड़ी बड़ी कंपनीज एक्चुअल में उनके अगर छोटे छोटे, दरअसल क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारे दिल्ली में हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम, मैंने शायद पहले ही बताया था आपको कि हम गर्ल्स की जीन्स का वो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक लॉट में, अगर एक लॉट में थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा भी ऐसे नहीं कि हम उसे ऐसे पेल देंगे, कि किसी को भी जो आगे बेसिकली जो दूसरे ब्रांड है उनके लिए काम करते हैं, ठीक है ना, तो उस पे वो क्या करते हैं, बाद में अपना ब्रांड लगा करके क्या करते हैं, मार्केट में निकालते हैं। हम मैन्युफैक्चरर है ना। अब जैसे मान ले 2 अच्छे अच्छे ब्रांड है, तो दोनों की सप्लाई हमारे यहाँ से हो रही है, वो उस पे अपना टैग लगा रहा है, वो उस पे अपना टैग लगा रहा है। वो कैसे कमा रहे हैं पैसा? वो ब्रांड वैल्यू बना के रखी है उन्होंने। क्या बना के रखी है? अल्टीमेटली सप्लाई सप्लाई किससे हो रही है? हमारी फैक्ट्री से हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या रहता है कि अगर थोड़ा भी अगर डिफेक्ट रहता है तो हमें पहले बताना होता है, अदरवाइज कभी भी हमें सामने से क्या नहीं मिलेगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि इससे उनकी क्या होगी, उनकी गुडविल क्या होगी, खराब होगी, अगर बाद में पता पड़ेगा तो। समझ में? तो उसको हम क्या कर देते हैं, उस लॉट को अलग ही निकाल देते हैं। और फिर मार्केट में इस तरह के बायर्स भी होते हैं जिन्हें वो, जिसमें थोड़े बहुत डिफेक्ट होते हैं, उन्हें वो भी चाहिए होता है सस्ते रेट में, तो उसे फिर सस्ते रेट में निकालते हैं। समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये ग्रेडिंग है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रेडिंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, ये छोटे से छोटा सेलर और बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता, मे बी ऐसा हो सकता है, चलो एक एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अब टाटा टी आती है, टाटा टी आती है कि नहीं आती है? उसमें कितनी वैरायटी आती है? टाटा टी आती है, एक प्रीमियम आती है, एक गोल्ड आती है, एक अग्नि आती है, एक आध और कोई बताओ, मेरे को तो यही पता है तीन। हाँ, इलायची, चलो वो तो बिल्कुल एक ऑल टुगेदर वो कि उन्होंने बनाया है, थोड़ा इलायची से ऐसा पता लगता है कि ये क्या होगा, ये तो इंटेंशनली बनाया होगा। लेकिन अभी वो जो टाटा प्रीमियम है, टाटा गोल्ड है, टाटा अग्नि है, उनमें तो ऐसा कुछ कोई खास बात नहीं है कि इसमें भाई वो एक वो उसका होता है ना, दालचीनी का मसाला वगैरह होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। वो तो उन्होंने तीनों अलग अलग क्या दिए, ब्रांड दिए है, ठीक है ना। क्या पता वो ऐसे 3 ब्रांड ऐसे ही बनते हो कि जब वो क्या करते होंगे, उनकी वो प्रोडक्शन होती होगी और फाइनली उसे वो इंस्पेक्शन हो रहा होता है या स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होते हैं, तो 3 क्वालिटी वो उधर से निकालते हैं कि जो सबसे अच्छी है वो गोल्ड है, उससे जो थोड़ा कमतर है वो क्या है, वो आपकी अग्नि हो गई, और उससे कमतर है जो सबसे नीचे वाले उस पे आएगी, वो प्रीमियम हो गई। ऐसे कुछ करते होंगे, मे बी मैं अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। कैसे मतलब? हाँ 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 हाँ, इसमें कंपनी का मोटिव ये रह सकता है कि अपने बड़े पैक्स को निकालना है। बड़े पैक में कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, और जो छोटे पैक होते हैं, हालांकि ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सही नहीं है, बिकॉज क्योंकि इंसान शुरुआत में बड़े पैक को तो ट्राई नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर कोई है, तो क्योंकि इंसान छोटे पैक को ट्राई करेगा, उसमें अगर उसे क्वालिटी बढ़िया नहीं लगेगी, या तो ऐसा होगा कि वो जो छोटे पैक में है वो अपने आप में बढ़िया क्वालिटी है, वो उससे भी सुपर है ना। भाई देखो, माइंड में चीजें चल रही है कि इंसान, हमने छोटे पैक में अच्छी क्वालिटी दी, लेकिन अगर तुम बड़े के लिए ट्राई करते हो तो उसमें और भी उससे भी बेहतर क्वालिटी है। लेकिन अगर ऐसा है कि उसमें हल्की है और उसमें बढ़िया है, तो फिर वो स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यस और नो? तो ऐसा भी रह सकता है। अब ग्रेडिंग देखो क्या होती है। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को क्या करना, क्लासिफाई करना, उसका क्लासिफिकेशन करना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, किसमें, अलग अलग ग्रुप्स में, और कैटेगरी या अलग अलग कैटेगरी में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स सच एज क्वालिटी, साइज, या कुछ और भी हो सकती है उसकी, बाकी कोई दूसरी स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है। भाई साइज के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये साइज है ना। क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको टाटा का एग्जांपल बताया। ग्रेडिंग इज डन फॉर प्रोडक्ट, ये देखना और मुझे बताना कि आपको समझ में आती है ये बात। ग्रेडिंग इज डन फॉर प्रोडक्ट that are not produced according to predetermined specifications। मुझे तो नहीं आई समझ में, जैन साहब। हाँ, तो फिर क्या करेंगे हम, उसको ग्रेड मतलब उनकी हम क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे। जब हम कैटेगराइज करेंगे तो क्या हो जाएगी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग।
कह रहे कि ग्रेडिंग उन प्रोडक्ट के लिए की जाती है जो प्रोडक्ट हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं बने होते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होते हैं, अक्सर उनके लिए क्या करनी होती है, हमें ग्रेडिंग करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि ग्रेडिंग बस इसी के लिए करनी होती है, कई बार हम इंटेंशनली भी क्या करते हैं, अलग ही स्पेसिफिकेशन का क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा बाद में उन्हें मिला देंगे, उन्हें सेपरेट ही रखेंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं ग्रेडिंग हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या चीज हुई? हाँ, ग्रेडिंग किसको फिक्स करने में हेल्प करती है? जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो फिक्स करने में हेल्प करती है कि भाई ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है तो इसका प्राइस ज्यादा रहेगा, और ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बना तो ऑब्वियसली कि इसका प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो इससे सेल्स प्राइस क्या होता है, सेट होता है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब देखो वापस से शुरू से आओ, अब बोलो मार्केट इंफॉर्मेशन को क्या करना है। नमन भैया बार बार क्यों बुला रहे हो बेटा, 12 पॉइंट जब भी आपके माइंड में सेट होंगे। मार्केट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, गैदर करना है, उसे एनालाइज करना है, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बेसिस पे प्लानिंग करेंगे, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे एंड डेवलप करेंगे। अब प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो ये चेक करेंगे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, ठीक है ना। नहीं बना, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बना तो ग्रेडिंग करेंगे। अब हमने ग्रेडिंग कर ली है ना, चलो हमें तो पता पड़ गया कि हमने तो उनकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग कर दी। अब जब वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट में लोगों को कैसे पता पड़ेगा, बच्चे लोगों कि ये प्रोडक्ट अलग है, ये अलग क्वालिटी का है, ये अलग क्वालिटी का है, या इसी कंपनी का है, इस ब्रांड का है, कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट देखो, हमें क्या करनी होगी, ब्रांडिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दे रहे होते हैं, कोई टर्म दे रहे होते हैं, कोई सिंबल दे रहे होते हैं, कोई साइन दे रहे होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? मतलब उसका नामकरण करना। क्या करना? अच्छा, मैं आपके सामने आपको एक साइन बताता हूँ, आप मेरे को आइडेंटिफाई करके बताना। एक ऐसे वो टिक का साइन होता है, नाइकी, ठीक है ना। आप एकदम से आपने बताया है ना कि ये उसका है ना। एक हल्का सा मैं बता रहा हूँ, पिरामिड टाइप से रहेगा ऐसा। वेरी गुड। एडिडास का वो क्या है, साइन है। से यस और नो? अच्छा, एक मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, वो बना सकता हूँ ऐसे करके। वेरी गुड। ये किसका साइन है, किसका लोगो है? कैंपस का, ठीक है ना। अच्छा, तुम केवल लोगो लोगो से है ना क्या कर रहे हो, पहचान पा रहे हो, या मैं इधर ऐसे कोई जिंगल बोलूं या कोई टैगलाइन बोलूं, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो कोई अपने प्रोडक्ट को कोई भी नाम, कोई भी साइन, कोई सिंबल, कोई डिजाइन, कोई जिंगल, या इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। और बहुत लोकल लैंग्वेज में बताऊं या बहुत डिस्काउंट करके बताऊं तो प्रोडक्ट का नामकरण करना। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। देखो, जो हमने कैटेगरी बनाई थी कि ये टाटा टी प्रीमियम है, मतलब हमें तो पता है अपने मन में कि ये प्रीमियम है, ये अग्नि है, ये गोल्ड है, लेकिन जब मार्केट में जाएगी तो लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करने के बाद, खासकर ग्रेडिंग करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है हमारे लिए? ब्रांडिंग करना। क्या करना? यानी कि उस प्रोडक्ट को कोई नाम, कोई सिंबल, कोई डिजाइन, कोई इनका कोई भी कॉम्बिनेशन वो देना। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। मुझे बताओ लॉजिकल है कि नहीं है, सीक्वेंशियल है कि नहीं है, मतलब सीक्वेंस में चल रही है ना चीजें। देखते हैं। ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम। ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम क्या दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, कोई नाम दे रहे होते हैं, कोई साइन दे रहे होते हैं, कोई सिंबल दे रहे होते हैं, ठीक है ना, टू द प्रोडक्ट विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, जो हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और हमारे प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करने में हेल्प करेगा, एंड डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। लोगों को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा, और दूसरा हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से या कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट से। भाई मान लिया हम शैम्पू बना रहे हैं, ठीक है ना, हमारा शैम्पू भी ऐसे मान के चलो आप, वो
उसमें जो बेस है वो रेड कलर का बेस है, बाकी कोई दूसरी कंपनी भी बनाती है, तो हम कैसे अलग करेंगे? क्या बोल रहे हैं? ट्रेसमी और लॉरियल, है ना? चलो दो का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा भी वो रेडिश वाइट उसमें कलर में क्या है, शैम्पू है, बाकी दूसरी कंपनी का भी शैम्पू वैसा ही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रेसमी का है और ये लॉरियल का है? ब्रांडिंग से ही तो लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। तो ऐसा एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है? तो आप आंसर क्या बोलेंगे? ब्रांडिंग बोलेंगे या लेबलिंग बोलेंगे? ब्रांडिंग। लेबलिंग प्रोडक्ट का बैक एंड होता है और ब्रांडिंग प्रोडक्ट का फ्रंट एंड होता है। समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम, डिक्टो। अच्छा, लोगों से पता लगा सकते हैं या जो उसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है कि ये क्या है। हाँ, पार्ट्स भी वही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो उनके बीच में कोई ट्रीटी हुई होगी। अच्छा, उस वजह से तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, मैं सर्च करूंगा इसके बारे में, मेरी नॉलेज में नहीं था। हाँ, थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। अच्छा, चलो। हाँ जी, तो चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने एक तो बताया किसका, बैलेनो का, और बाकी दूसरी ग्लेंजा, ठीक है ना? वो बच्चे लोग कह रहे हैं कि दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये बैलेनो है या ये बाकी ग्लेंजा है ना? उसके किससे, ब्रांड नेम से या लोगो से पता लगा पाएंगे, से यस और नो? तो वही लाइन लिखी है यहाँ पे। वापस से एक बार आप पढ़ेंगे क्या अपने मन में कि ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को नाम दे रहे होते हैं, कोई साइन दे रहे होते हैं, कोई सिंबल दे रहे होते हैं, कोई डिजाइन, कोई जिंगल्स, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अपने प्रोडक्ट को, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और डिफरेंशिएट कर पाए कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। मतलब ये प्रोसेस इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारा प्रोडक्ट गुमनामी की दुनिया में ना खो जाए। समझ में आ रही है ना? हमारा नाम रहे वैसा। द ब्रांड नेम शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। ब्रांड नेम को आपको क्या करना चाहिए, केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए, एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी आगे हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, जब स्पेसिफिकली आएगा। आपका ब्रांड नेम जो होना चाहिए उस इजी टू स्पीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो सिंपल होना चाहिए, है ना? वो सजेस्टिव हो। कैसा हो? सजेस्टिव हो, कुछ सजेस्ट कर रहा हो, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि आपने बहुत टिपिकल सा ब्रांड नेम रख दिया, कस्टमर को से बोलने में भी क्या आ रही है, शर्म आ रही है कि अगर, क्योंकि उसको बोला तो जाएगा नहीं वो। अब बोला जाएगा नहीं, अब चार लोगों के बीच में जाके बोलने की कोशिश करेगा तो बोलेगा इससे अच्छा तो मैं कोई और ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को बोलेगा नहीं, चार लोग हंसी बनाएंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे अभी एक मेरे को नाम याद आ रहा है, एक कार का नाम याद आ रहा है। चलो मैं सारे बच्चों से पूछता हूँ कि इसको प्रोनाउंस करके दिखाओ आप। ये कार का एक ब्रांड है, शायद आपने पढ़ा होगा कहीं पे, सुना होगा। दीदी, शेवरलेट। बोल के बताओ, ऐसे नहीं। वो वो उसने पढ़ा। हाँ जी, इसको बड़े प्यार से बोलेंगे शेवरले। हाँ जी, तो अब वो वही तो है ना कि मतलब अभी मान लिया हमने गाड़ी भी ली, है ना, और चार रिश्तेदार ये पूछने लगे कि भाई कौन सी ली, और हम नाम ही ना बता पाए तो सिंपल कह देंगे भाई चॉकलेट का, चॉकलेट है ना? हाँ जी, तो बड़े प्यार से बोलेंगे इसे, वो टी तो साइलेंट ही रहेगा, बड़े प्यार से बोलेंगे इसे शेवरले। क्या बोलेंगे? शेवरले। तो अब इन्होंने ब्रांड, अब देखो ना, तो इतना चलता नहीं है ये। क्यों नहीं चलता है? नाम ही ऐसा सेलेक्ट करके रखा है। हाँ बोलो ना। अभी भारत में, तो भारत में अभी जो, जैसे कंपनी, उन्होंने कंपनी का नाम भी रखा मारुति सुजुकी, है ना, जो बोलने में बहुत क्या है, बहुत आसानी है, और वो नाम भी बहुत उनके जो है, जैसे डिजायर है, डिजायर, ठीक है ना?
तो अभी क्या है, इतने इजी इजी नाम है ना, जो शॉर्ट है, सिंपल है, जिनको बोलने में भी इजी रहता है, तो चलते हैं, उसका फर्क पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि आपको जो ब्रांड नेम है ना, ब्रांड नेम वो बहुत केयरफुली क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। ये तो मैं हल्का सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में हमें टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और बताऊं बच्चे लोगों, दो तरह की ब्रांडिंग होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। कैसी होती है? इंडिविजुअल ब्रांडिंग। एक होती है फैमिली ब्रांडिंग। क्या होती है? फैमिली ब्रांडिंग, जिसको अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं। नहीं समझ में आता आपको? मैं बताता हूँ। पतंजलि का नाम सुना आपने? उनके जितने भी प्रोडक्ट चलते हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, वो मेनली किसकी करते हैं? पतंजलि की। उनके एक ही मतलब, वो उनका ब्रांड एम्बेसडर भी वही बाबा रामदेव है, ठीक है ना, और वो मार्केटिंग भी किसकी करते हैं? पतंजलि की। बात समझ में आ रही है? और उनके जो सारे प्रोडक्ट है वो पतंजलि के ही उसमें आते हैं। मतलब ऐसा बोलो कि पतंजलि एक अम्ब्रेला है और उसके नीचे उनके सारे प्रोडक्ट है, या ये बोलो कि वो फैमिली ब्रांडिंग बोलो, अम्ब्रेला ब्रांडिंग बोलो। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब अमूल हो गया इसका एग्जांपल, अमूल, ठीक है ना, इससे क्या होता है कि बच्चों, जब हम अपने जितने भी प्रोडक्ट है ना, हर एक प्रोडक्ट की हम फैमिली ब्रांडिंग करके रखे होते हैं या अम्ब्रेला ब्रांडिंग करके रखे होते हैं, तो इसमें रब ऑफ इफेक्ट आता है। क्या आता है? मतलब रब ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि हमें मार्केटिंग एक की करनी होती है और फायदा सबको मिलता है। अब जैसे अमूल है, ठीक है ना, अमूल का कोई भी नया प्रोडक्ट आ जाए, हमें हमें उसका ख्याल नहीं रहेगा, लेकिन वो किसका है? अमूल का है, तो मन में रहेगा कि बढ़िया होगा। कोई नया प्रोडक्ट जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो भी चल जाएगा, किसके नाम से? अमूल के नाम से। और वही अमूल वाले अगर उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे ब्रांड नेम से निकाले, तो नहीं नहीं भैया अमूल का दो। अबे भाई अमूल का ही है, कंपनी पीछे देख। वही बात है ना कि लेबलिंग, लेबलिंग कोई नहीं देखता, पीछे कोई नहीं देखेगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय अमूल, वो नहीं देखेगा। बात समझ में आ रही है ना? बस ये देखेंगे कि सामने से फ्रंट एंड में उसकी ब्रांडिंग कैसे हुई हुई है। जबकि अगर आपने देखा होगा, एक आती है डव सोप आती है, पेयर्स आती है ना, इन्हें कौन बनाती है? पीएनजी नहीं बनाती बेटा, एचयूएल बनाती है। वो कह रहा है कि पीएनजी नहीं बनाती तो बस एचयूएल होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है ना। अब कंपनी का नाम तो क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। पेयर्स भी वही बना रही है, डव भी वही बना रही है, और बाकी एक दो और उनकी दूसरी सोप भी आती है, लेकिन सबका ब्रांड नेम क्या करके रखा है? अलग अलग करके रखा है। तो ये फैमिली ब्रांडिंग का एग्जांपल है कि इंडिविजुअल ब्रांडिंग का एग्जांपल है, जहां पे इनके हर एक प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग नाम से आते हैं। समझ में आ रही है बात? है ना? जैसे पतंजलि है तो पतंजलि के तो शैम्पू, ऑयल, वो सब एक ही नाम से आएंगे, उनका उन्होंने नाम रखा होगा अलग अलग, लेकिन मेनली फोकस किस पे रहेगा? पतंजलि पे। लेकिन कभी भी तुमने जैसे पेयर्स खरीदी होगी, डव खरीदी होगी, क्लिनिक प्लस खरीदा होगा, है ना, तो इस पे तुम केवल वो उसका ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड नेम देखते हो, उसकी कंपनी का नाम नहीं देखते हो। और पतंजलि के जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो पतंजलि आपके माइंड में रहता है, बाकी उसका जो नीचे का जो मेन जो प्रोडक्ट का जो नेम रहता है वो नहीं देखते हो आप। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब इसके अपने फायदे, इंडिविजुअल ब्रांडिंग के अपने फायदे, हालांकि इसमें पैसा ज्यादा लगता है, डव का अलग ऐड कराना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग अलग करानी पड़ेगी, उसकी मार्केटिंग एक कैंपेन अलग से रन करने पड़ेंगे, और पेयर्स के अलग करने पड़ेंगे, बाकी प्रोडक्ट के अलग करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें फायदा भी है, एक फायदा भी है भाई, सबके अपने फायदे नुकसान है। फायदा ये है कि चिंटी गई दुकान पे और चिंटी की मम्मी गई, आपस में लड़ रही है, मम्मी बोल रही है मैं पेयर्स लूंगी, चिंटी बोल रही है मैं डव लूंगी। अबे कोई भी लो, रेवेन्यू, अगर तुम रेवेन्यू के एंगल से देखो तो एक ही कंपनी के पास क्या जाएगा? रेवेन्यू जाएगा। तो कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि हम कॉम्पीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉम्पीट कर रहे हैं दो प्रोडक्ट में, जबकि वो दोनों प्रोडक्ट है ही किसके? एक कंपनी के। समझ में आ रही बात? तो हमारे को बच्चों यहाँ पे जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो हमें दो डिसीजन लेने होते हैं। मैंने अभी आपको एक बताया, ये जो बताया, हालांकि वो मैंने दूसरा बताया, पहले पहला भी सुन लो और फिर मैं सीक्वेंस में बताता हूँ। जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस बात के बारे में सोचना होता है कि वेदर हम अपने प्रोडक्ट को किसी ब्रांड नेम से बेचेंगे या जेनेरिक नेम से बेचेंगे। ब्रांड नेम से बेचेंगे या जेनेरिक नेम से बेचेंगे? नहीं समझ में आती बात। ब्रांड नेम हो गया उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर, जो हमने उसे कोई नाम दिया है, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे क्लिनिक प्लस, डव, पेयर्स, लक्स, है ना, मैगी। तो ये क्या है उनके? बोलो ना, ये उनके क्या है? ब्रांड नेम है। लेकिन जैसे ये है पेयर्स और डव है,
इनका जेनेरिक नेम है सोप। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर हम इसे जेनेरिक नेम से बेचेंगे या ब्रांड नेम से बेचेंगे, मतलब इसे साबुन कह के बेचेंगे या इसका कोई हमें नाम देना है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। जैसे अब लेट सपोज बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और जो आपका एक ये जो बैच चल रहा है, जो शुरू से चल रहा है, इसका मैंने नाम, एक तो ये है कि हाँ भाई 12th क्लास का बैच है, इको का बैच है या बिजनेस का बैच है। ये तो हो गया उसका जेनरिक नेम। क्या हो गया? ऐसे तो ये तो उसका है ही, ये तो मतलब सभी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने उसे एक नाम क्या दिया, ये डीप डाइव बैच है। क्या है? डीप डाइव बैच, जहाँ पे हम पूरा जितना डेप्थ में जा सकते हैं अपने सिलेबस की उतना डेप्थ में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। तो मेरे को ये डिसाइड करना था शुरू में कि मैं वेदर जेनरिक नेम से क्या करूं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूं या उसका कोई ब्रांड नेम दूं, ठीक है ना। तुम बोलोगे इसका फायदा क्या हुआ? आने वाले टाइम में मैं क्या भी लॉन्च करने वाला हूँ, फास्ट ट्रैक बैचेस भी क्या करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ। तो फिर डिफरेंशिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि एक तो हमारे डीप डाइव बैच चलते हैं जो शुरुआत से चलते हैं और आखिरी तक उनमें हम इन डेप्थ करते हैं, लेकिन जो फास्ट ट्रैक बैच होंगे उनमें बस एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि बस आपको, अगर आपका मकसद है कि मेरे को तो बस पास होना है और मेरे को वो लेके आने, केवल मार्क्स लेके आने, मेरे को नॉलेज मैटर नहीं करती है, तो वो किसके लिए, वो फास्ट ट्रैक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सही है नो? तो इस तरीके से तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर आप जेनरिक नेम से बेचेंगे अपने प्रोडक्ट को या ब्रांड नेम से। और फिर दूसरा डिसीजन ये लेना है आपको कि अगर आपने सेलेक्ट किया, आप गए ऑप्शन 2 के लिए। किसके लिए गए? ऑप्शन 2 बोले तो ब्रांड नेम। ऑप्शन 2 ब्रांड नेम, मैंने बाद में वही बोला ना, ब्रांड नेम। अगर आप ब्रांड नेम के लिए जाते हो कि हम तो ब्रांड नेम से बेचेंगे, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके मोर देन वन प्रोडक्ट है कि आप फैमिली ब्रांडिंग को अडॉप्ट करेंगे या इंडिविजुअल ब्रांडिंग को अडॉप्ट करेंगे। फैमिली के लिए दूसरा वर्ड होता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग, थोड़ा फैंसी वर्ड है अम्ब्रेला ब्रांडिंग। बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ, शुरू से बताओ, कौन बच्चा बताएगा एक सीक्वेंस। मैंने इसमें अभी तक क्या बताया आपको? ब्रांडिंग में पढ़ा रहा हूँ आपको, और ब्रांडिंग में मैंने अभी तक क्या क्या बताया, जो भी बता चुका हूँ मैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। बोलो जी, आप बता रहे हो? और कौन बताएगा? चलो अक्षिता बताओ। कोई स्लोगन, डिजाइन, है ना, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। वेरी गुड। हाँ, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम उस अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम से बेचेंगे या, जैसे अब मान लिया रॉयल एनफील्ड है, इसी पे थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ। रॉयल एनफील्ड है, तो रॉयल एनफील्ड क्या है? ब्रांड नेम है। क्या है? लेकिन अगर मैं बोलूँ ये बाइक है, तो ये क्या है? उसका जेनेरिक नेम है ना। मैं बोलूँ ये रोटोमैक है, रोटोमैक समझते हो आप? सुना है? पेन, पेन का ब्रांड है रोटोमैक, ठीक है ना, तो ये ब्रांड नेम हुआ। लेकिन मैं बोलूँ ये पेन है, तो ये उसका जेनेरिक नेम है। आपको बात समझ में आती है? मैं बोलूँ ये शूज है, तो ये जेनेरिक नेम है। मैं बोलूँ ये कैंपस का है, तो ब्रांड नेम है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो हमें डिसाइड करना है कि वेदर हम इसे जेनेरिक नेम से बेचे या ब्रांड नेम से बेचे। देन हाँ, फिर हमें ये देखना है कि हमें इंडिविजुअल ब्रांडिंग को अडॉप्ट करना है या फैमिली ब्रांडिंग बोले तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तुम्हें समझ में आती है ना बात? हाँ, कि मतलब एक ही रहेगा, बेस में एक ही नाम रहेगा, और उसी नाम से हम सब मतलब वही नाम को एक्सटेंड करेंगे हर एक प्रोडक्ट के लिए। समझ में आ रही है बात? लेकिन इंडिविजुअल ब्रांडिंग में भाई है दोनों भाई भाई, लेकिन आपस में इनका कोई मतलब, दोनों एक ही बाप की औलाद है, लेकिन अपने आप को एक दूसरे को भाई भाई या भाई बहन नहीं मानते। समझ में आ रही है ना बात? चलो देखते हैं। हाँ यार देखो, ये केस टू केस डिफर करेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं इधर खड़े होकर के ऐसे नहीं बोल सकता कि कहाँ पे इंडिविजुअल ब्रांडिंग काम करेगी, कहाँ पे फैमिली ब्रांडिंग काम करेगी। जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कितने फैक्टर काम कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर को कंसीडर करके हमें एक ओवरऑल क्या लेना होगा, डिसीजन लेना होगा। और वो केस टू केस क्या करेंगे, डिफर करेंगे, है ना। देखो, मैं यहाँ पे मेरा काम ये है, मैंने आपको ये बता दिया कि फैमिली ब्रांडिंग के अपने फायदे हैं, इंडिविजुअल ब्रांडिंग के अपने फायदे हैं, फैमिली ब्रांडिंग के अपने नुकसान है और इंडिविजुअल ब्रांडिंग के अपने नुकसान है। लेकिन किस प्रोडक्ट के लिए हमें किसको अडॉप्ट करना है, वो सारे फैक्टर्स का हमें एक कंबाइंड एनालिसिस करना होगा, और जहां पे भी हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हम वो करेंगे। हालांकि एक चीज ये है, मतलब जो मुझे लगती है कि ज्यादातर जो
इम्पैक्ट रहता है या जो ज्यादा फायदा मिलता है वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग में मिलता है। किसमें मिलता है? क्योंकि उसमें एक ये चीज है कि तुम कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आओगे ना तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालने की उसमें जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक चलेगा क्योंकि तुमने पास्ट में गुडविल क्या की है, क्रिएट की है। अब मान लिया अगर मैं कोई नया सब्जेक्ट क्या करूं, पढ़ाने लग जाऊं, बात समझ में आ रही है ना। मान लिया आईसीएससी बोर्ड का कोई नया सब्जेक्ट मैंने चालू किया है ना, या अक्षिता ने मेरे को बैंकिंग की पीडीएफ मेरे को सेंड करी थी, मैंने उसका सिलेबस देखा, मुझे लगा कि हाँ इसमें 50 to 60% तो मैटर वही है कि जो मैं पढ़ाता हूँ या जो मुझे पता है, या मैं उसकी थोड़ी और रिसर्च करके करा सकता हूँ, तो मैंने वो चालू किया। तो अब मान लिया मैंने 9-10 साल की गुडविल बनाई है, तो लोग मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये सब्जेक्ट भी पढ़ाएगा तो अच्छा ही पढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने उसे बिल्कुल ही अलग ही कोई तो नाम से निकाला, ठीक है ना, ऊपर वो हमारा ना तो लोगो है और ना ही हमारे उसका ब्रांड नेम है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब लोगों को थोड़ा विश्वास करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, कि पता नहीं यार क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज है, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है कहीं ना कहीं उसकी गुडविल का फायदा नए प्रोडक्ट को मिलता है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग में फायदा होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये बातें हमारी ऊपर भी हो चुकी है। ब्रांड नेम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। इन मार्केटिंग वेरियस डिसीजंस नीड टू टेक। जब हम क्या कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, खासकर किसके लिए, ब्रांडिंग के लिए। पहला, वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनेरिक नेम, कि क्या हम अपने प्रोडक्ट को किस नाम से बेचेंगे, जेनेरिक नेम से बेचेंगे। जैसे कि जेनेरिक नेम के लिए बता रहा है क्या होता है, नेम ऑफ द कैटेगरी, मतलब वो कैटेगरी क्या है। जेनेरिक नेम होता है कि वो कैटेगरी क्या है, ये पेन है, ये बुक है, ये नोटबुक है ना, ये बिस्किट है, ये सारी चीजें नेम ऑफ द कैटेगरी। या होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, वो जिसकी जो प्रोडक्ट की जो क्या है, क्लास है, लाइक कार, मोटरसाइकिल, सोप, शूज, फैन, पेन, एक्सेट्रा। और टू सेल देम थ्रू अ ब्रांड नेम, या हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसे ब्रांड नेम से बेचे, सच एज बीएमवीए। अब तुम इसे पढ़ते होंगे बीएमडब्ल्यू पढ़ते होंगे, है ना, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बीएमवीए। क्या है? बीएमवीए, ठीक है ना, वो मैं बाद में भी बताऊंगा आपको, प्रॉपर टॉपिक आएगा, है ना। बीएमवीए मैंने किसके लिए लिखा है बच्चों, ये सीक्वेंस में लिखा है, ऐसे नहीं जो मेरे मन में आया वो वैसे लिख दिया मैंने। उधर पहले कार लिखा है तो उसके लिए बीएमवीए लिखा है, फिर मोटरसाइकिल लिखा है तो उसके लिए रॉयल एनफील्ड लिखा है, फिर हमने क्या लिखा है, सोप, सोप के लिए लक्स, अब शूज हो गए तो स्पार्क्स हो गया, ठीक है ना, फैन हो गया तो ओरिएंट, और पेन हो गया तो फ्लेयर, एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। शुरू वाली क्या है, उसके जेनेरिक नेम है, और ये बाद वाले क्या है, उनके ब्रांड नेम है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जेनेरिक नेम से साड़ी क्या के बेचना है, या साड़ी का भी कोई ब्रांड बनाना है, यस और नो। और आजकल देखो जमाना किसका है, ब्रांड का है, क्योंकि लोग जो पे करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ब्रांड के लिए पे करते हैं। बाकी मार्केट में तो जेनरिक क्वालिटी तो या जेनरिक कैटेगरी तो मिल ही जाती है, ठीक है ना। वेदर, फिर दूसरा आपको डिसीजन लेना है, वेदर ईच प्रोडक्ट विल बी गिवन अ सेपरेट ब्रांड नेम, मतलब कौन सी ब्रांडिंग की बात कर रहा है, बोलो ना, वेरी गुड, इंडिविजुअल ब्रांडिंग की। और नोट, कि आपको सेपरेट ब्रांड नेम देना है या नहीं, दैट इज इंडिविजुअल ब्रांडिंग और फैमिली ब्रांडिंग। फैमिली ब्रांडिंग को क्या भी लिख सकते हैं आप, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। बात समझ में आती है बच्चों? एक बार पूरा पढ़ लो ब्रांडिंग क्या है, फिर आगे चलते हैं। आगे शायद ना पढ़ा पाऊंगा आज मैं आपको, तो बच्चे होशियार हैं हमारे, पहले ही स्पेसिफाई कर देते। चलो बच्चों, एक बार इस चैप्टर को अभी तक जितना भी हमने कवर किया
उसको समरी नोट्स के थ्रू देखते हैं कि उसका फ्लो हमारे माइंड में है कि नहीं है, कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए। अंदर से कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से फ्लो बताऊंगा, क्योंकि वो फ्लो भी रहना हमारे माइंड में जरूरी है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। चैप्टर ये है, चैप्टर नंबर हमारा मतलब सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 10 है। 9 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है अ स्टेप टुवर्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले बच्चों हम मेन जो टॉपिक पढ़ के आते हैं वो आते हैं मार्केट। 3 सवालों का हमें जवाब चाहिए होता है मार्केटिंग पढ़ने के लिए, देन उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। मार्केट को हम किस सेंस में देखते हैं, ट्रेडिशनल सेंस में देखते हैं और मॉडर्न सेंस में देखते हैं। मतलब अगर आपने बच्चों, जो मैंने मेन क्लास में जो पढ़ते हो आप, अगर आपने वो पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा चैप्टर जिसको बच्चे 3-3 4-4 दिन तक लेके बैठे रहते हैं फिर भी ये पूरा नहीं होता, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 2 घंटे के अंदर, मैं तो इधर 1-1.5 घंटे में करा दूंगा, है ना, 2 घंटे में तो आप भी कर लोगे इसे अगर विद द हेल्प ऑफ समरी। और बिलीव मी कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने समरी में छोड़ा हो, ठीक है ना। अनइंटेंशनली कोई छूट गया हो एक आध पॉइंट वो तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि कई बार ये टेस्ट भी हुई है, कोई पॉइंट नहीं छूटा पाया, लगभग लगभग सारे पॉइंट्स मैंने बहुत समराइज वे में कवर किए हैं, है ना। इतना बड़ा चैप्टर जहाँ पे लगभग लगभग 50 पेज की पीडीएफ है, उसको 3-4 पेज में क्या किया है, रैप अप किया है पूरा। ठीक है ना, तो एग्जाम के टाइम से पहले भी आप इस भारी भरकम चैप्टर को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो मार्केट ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में, इसका रिवीजन मैं समरी से भी कराऊंगा आपको बाद में, लेकिन आज फ्लो कराता हूं पहले। फिर मार्केट, देखो हमने मार्केट पढ़ा, इधर देखो इसी के बाजू में देखो 3 बैक टू बैक चिपक के 3 बॉक्सेस में क्या है आपके, ये क्वेश्चन है। दूसरा है मार्केटर कौन होता है, और तीसरा है बच्चों व्हाट कैन बी मार्केटेड। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्केटिंग क्या होती है। तो देखो मार्केटिंग के 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग क्या होती है, दूसरा मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है ना। और बच्चे लोगों सही बता रहे हो, अगर इस समरी के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई साक्षात भगवान भी आ जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सही बता रहा हूँ मैंने, मतलब मेरे बहुत टाइम की मेहनत है ये समरी, बहुत जान डाली है इसमें। ठीक है ना, मतलब 18-18 घंटे 22-22 घंटे काम किया है मैंने इस समरी को बनाने के लिए, और प्रॉपर प्रॉपर 3 महीने अलॉट किए थे लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में। नेक्स्ट है बच्चों, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स थे हमारे, वो जो प्री प्रोडक्शन एज वेल एज पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, और वो एनपीओ को भी चाहिए और सेलिंग के बाद भी होती है, ऐसा ऐसा कुछ करके लिखा है यहाँ पे। फिर हमने ये मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा था। ठीक है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये हो गया हमारा, क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और उसकी प्रोसेस पढ़ी थी, प्रोसेस में 3 स्टेप थे। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना होता है, फिर प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना होता है, साथ में मैनेज भी करना होता है, ऐसे मैंने बताया था, वो आपको डाइपर वाला एग्जांपल देते थे यूएसए का। ठीक है ना, और क्रिएट सुपीरियर वैल्यू, आपको आपके प्रोडक्ट में ऐड ऑन करनी होती है वैल्यूज। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने वो जो यहाँ पे जो एक टॉपिक रह गया ऊपर, एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, ऐसा हमने बोला था। और ये कैसे हम बताते थे कि ये टॉपिक कहाँ से आया नमन भैया, जो फीचर्स है ना मार्केटिंग के, घर से जो फीचर्स निकलते हैं मार्केटिंग के, उसी में ये टॉपिक आता है, एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये 5 हमने कंडीशन देखी थी। ठीक है ना, कि एक्सचेंज होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बच्चों हमने देखा मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, ये हम कर चुके हैं, इधर आप देख रहे होंगे। और फिर हमने देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, थियरीज या कॉन्सेप्ट, जो 5 होते हैं। ठीक है ना, से यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है। और उसके बाद आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, जो बैक टू बैक लिखे हुए हैं। बस आज की क्लास को क्या कर रहा हूं मैं, वाइंड अप कर रहा हूं जल्दी से। मेरे को, हमने 5 फंक्शंस पढ़ लिए, वो एक बार बोल दीजिए, चाहे तो देख के चाहे तो बिना देखे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दूसरा मार्केटिंग प्लानिंग, देन उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, देन उसके बाद ब्रांडिंग। ठीक है ना, ये 5 फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। ब्रांडिंग जब हम कर चुके होते हैं बच्चों, तो अब क्या करनी है, हमें पैकेजिंग करनी है। मतलब अभी हम ये सोच चुके हैं कि अपने प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे हम, वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। अब क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पैक करेंगे, और जब पैकेजिंग हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगी, लेबलिंग होगी। ये हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद के जितने भी फंक्शन है, जितने भी होंगे। अब मैंने पहले ही बोल दिया था, आज हमारी आई थिंक सेकंड क्लास है क्या इसमें, सेकंड है ना, तो मैंने बोला था कि 3 क्लास तो एटलीस्ट लगेगी, लेकिन 3 में होगा नहीं, 5 क्लास तक जाएगी। ठीक है ना। और जैसे बच्चे लोगों सुनो, हम ये फंक्शंस पढ़ लेंगे ना, तो तुम ये मान के चलना इस चैप्टर का एक फेज क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखोगे ना, यहाँ से देखो, ये कार्यक्रम चालू होगा और ये कार्यक्रम रिपीट होगा। रिपीट इन द सेंस, रिपीट तो होगा लेकिन इन डेप्थ में रिपीट होगा। अभी तक तो हम चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, अब तुम देखो कि ऊपर ऊपर से इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो इन डेप्थ में जाकर के कितने टॉपिक्स होंगे। तो हमें पढ़ना है 4 P's पढ़ने। क्या पढ़ने हैं? 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हालांकि उससे ज्यादा भी होते हैं P's, वो जब मैं आपको मेन बैच पढ़ाऊंगा तो मेन बैच में ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं चुप होता ही नहीं हूँ। हाँ भैया वो तो